हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम अनूप मिश्रा है। आप सभी का आपके चैनल लर्न विद हल्का में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, ये जो सेशन है ये थोड़ा सा लंबा हो सकता है, 25 से 30 मिनट का। इस सेशन में हम एक नया सेशन शुरू करने जा रहे हैं। इसमें हम देश विदेश, भारत, अन्य देशों में व्यापारिक, राजनीतिक, आर्थिक, हथियारों से संबंधित, युद्ध से संबंधित जो भी चीजें होंगी, जो भी घटनाक्रम वर्तमान समय में विश्व पटल पर घट रहा होगा, उन सभी घटनाओं के सार संग्रह को इकट्ठा करके एक वीडियो के माध्यम से आप तक मैं लेकर आऊंगा। अपनी चीजों को अपने तर्क, अपने नजरिए से रखूंगा। और आप लोगों को भी लगता है कि अगर ये नजरिया होना चाहिए तो आप सब भी वो नजरिया अपना कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। तो आज जो मेरा विषय वस्तु है, वो मेरा सबसे पहला विषय वस्तु है। मैं पहली वीडियो बनाने जा रहा हूँ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के ऊपर। तो उसमें पहला वीडियो है भारत पाकिस्तान मसला, यानी कि भारत में जो मसला हुआ, आतंकी हमला हुआ, पहलगाम में जो अटैक हुआ, उसके ऊपर ये मेरा पहला वीडियो है। और किसी भी तरह के करंट अफेयर का पहला वीडियो है। मेरा सब्जेक्ट है पीजीटी पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, और उससे मैं गवर्नमेंट शिक्षक भी हूँ पीजीटी में। मेरी एक अपनी समझ है, मैं अपने विचारों को, सरकार के किए गए कार्यों को आप लोगों के सामने रखूंगा। तो मैं घटना को क्रम बाय क्रम आप लोगों के सामने रखूंगा, कैसे कैसे कौन सी घटनाएं घटी और भारत सरकार ने क्या कदम उठाए, उसके बदले में अपोजिशन ने या मतलब दूसरे देश ने क्या चीजें की, और उसके बाद क्या हो सकता है, इन सभी चीजों पर। और साथ में भारत का एक जागरूक नागरिक होने के नाते आप लोगों को सतर्क और सजग भी करूंगा, और सरकार के द्वारा राष्ट्र हित में किए जाने वाले कार्यों को भी मैं आपको बतलाऊंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या क्या देखेंगे? हम इसमें देखेंगे पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ भारत में, उस समय जो भी घटनाक्रम घटित हुए उनके क्रम बाय क्रम मैं आपको बताऊंगा। फिर विश्व की नजर में वो क्या थी, विश्व ने या किस देश ने उस घटनाक्रम के बारे में क्या ओपिनियन दिया, कौन सा देश भारत के साथ था, कौन सा देश पाकिस्तान के साथ था, और उसके बाद भारत की जवाबी कार्रवाई क्या हुई, भारत ने जवाबी कार्रवाई करने के लिए किस किस स्टेप पर अपने आप को साधा, जैसे कि राजनीतिक स्तर पर किस तरीके से साधा, कूटनीति स्तर पर किस तरीके से साधा, आर्थिक स्तर पर भारत ने अपने आप को किस तरीके से साधा, और सहयोग के रूप में किस तरीके से अपने आप को साधा, युद्ध के क्षेत्र में अपने आप को किस तरीके से साधा। बहुत सारे पहलू हैं, इन सभी पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। और उसके बाद वर्तमान परिदृश्य में कब कहाँ क्या घटनाएं घटी उसको भी बताऊंगा। भारत सरकार द्वारा उठाए गए ठोस कदम को भी बताऊंगा। और पहलगाम आतंकी हमला से लेकर, यानी 22 अप्रैल से लेकर 7 मई तक स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू कश्मीर नहीं हुआ करता था। सबसे पहले कुछ प्रांतों को मिलाकर जम्मू कश्मीर को बनाया गया था। वो पहले राजा रणजीत सिंह के क्षेत्र में आता था, फिर कई युद्ध हुए, छोटा परगना, फिर बड़ा परगना, फिर ब्रिटिश सरकार से उसको हरि सिंह ने 50 लाख रुपए में खरीदा। फिर जाके एक नया मानचित्र जम्मू और कश्मीर के रूप में हमारे सामने आया। फिर भारत देश आजाद हुआ, तो आप सभी जानते हैं जब भारत देश आजाद हुआ तो उसमें कश्मीर ने अपने आप को इंडिपेंडेंट रहने के लिए बोला, और उस पे काबिलियों की काबिलियाई मतलब जो जनजाति समूह है उसके भेष में पाकिस्तानी सेना ने उस पर कब्जा करने की कोशिश की। उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी। भारत सरकार ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कराकर जम्मू कश्मीर को भारत में शामिल करके फिर आगे की पुलिस कार्रवाई की, और नतीजा आपके सामने है। मैटर को यूएन में लेके चले गए। तब से लेकर आज तक पाकिस्तान और भारत के बीच में जम्मू कश्मीर विवाद के रूप में है। पाकिस्तान का कुछ हिस्सा आज भी, सॉरी गलती हो गई, फिर से, जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी पाकिस्तान के कब्जे में है, और जम्मू कश्मीर का कुछ हिस्सा आज भी भारत के कब्जे में है। वो दिन दूर नहीं जब पूरा हिस्सा भारत के कब्जे में होगा। तो क्या हुआ, पहलगाम में एक सुंदर जगह है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड या भारत का स्विट्जरलैंड बोलते हैं। ठीक है, वहां पे पर्यटन सैलानी घूमने गए थे। वहां पे कुछ आतंकी आते हैं बंदूक लेकर, और वो भारतीय पर्यटकों से पूछते हैं कि किस धर्म से हो। जाति भी नहीं पूछते हैं, सीधे धर्म पूछते हैं। और जैसे ही वो बताता है कि मैं हिंदू हूं, सीधे उसके माथे पर गोली मार दी जाती है। ठीक है, और इस तरीके से करके लगभग 26 लोगों को मारा जाता है, जिसमें 25 भारतीय थे और एक विदेशी जो नेपाल से था वहां पे घूमने गया था। और महिलाओं को छोड़ दिया जाता है। तो उसमें से एक महिला कहती है कि आपने तो मेरे पति को मार ही दिया, मुझे भी मार दो। तो उस आतंकवादी ने ये कहा कि
मैं तुझे नहीं मारूंगा, तुझे इसलिए जिंदा छोड़ रहा हूं, तू मोदी जी को जाके बोलेगी। इस तरीके की आतंकी घटना होती है, पूरा भारत एक हो जाता है, पूरे भारत में सिहरन दौड़ जाती है, सारे लोग इसको कंडेम करते हैं। मतलब ये एक ऐसी घटना थी जिससे पूरे भारतीयों को अंदर से झकझोर दिया। मतलब अब तक जो आतंकी हमला होता था उसमें चलो सेना पर गोलीबारी हो गई या कुछ हो गया, तो वो सेना सेना का मैटर था, अपना निकलती थी, अपना जो भी हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में क्या हुआ कि आतंकियों ने भारत में भारत के लोगों को टारगेट किया, वो भी जात पूछकर, और जिन लोगों के नाम के आधार पे क्लियर नहीं हुआ उनके कपड़े उतरवा के उनके लिंग का जांच करके उनकी पुष्टि की, और उसके बाद उनको गोली मारी गई। और उसमें बहुत छोटे से बच्चा भी था, वो बता रहा था अपनी आप बीती। ठीक है, इसके बाद इस चीज को भारत ने कंडेम किया, और भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार की धरती से कहा कि इसका बदला हम लेंगे और ठोस कार्रवाई करेंगे, उनको इस दुनिया के आखिरी कोने तक ढूंढ कर हम मारेंगे। अमेरिका ने भी कहा कि भारत में आतंकी हमला हुआ, इसका हम विरोध करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जापान ने भी कहा, फ्रांस ने भी कहा, लगभग सभी देशों ने भारत के साथ सहानुभूति रखी और भारत को कहा कि भारत तत्पर और सजग है और अपना बदला लेगा, और भारत को बदला लेना चाहिए। कौन से देश ऐसे हैं जिन्होंने भारत का समर्थन नहीं किया? जैसे चाइना हो गया, उसने कंडेम नहीं किया, पाकिस्तान ने खुद कंडेम नहीं किया, टर्की ने कंडेम नहीं किया। इस तरीके के दो दो चार पांच छह 10 देश मुश्किल से होंगे जिन्होंने इस तरह की भारत में कायरतापूर्वक आतंकी हमले को कंडेम नहीं किया। ठीक है दोस्तों, अब भारत की जनता भारत सरकार से ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से मांग करने लगी कि कुछ न कुछ ठोस कार्रवाई की जाए पाकिस्तान के खिलाफ, क्योंकि आए दिन वो आतंकवादी गतिविधियां करता रहता है। ठीक है, अब भारत सरकार ने सबसे पहले 5 डिसीजन लिए राजनीतिक स्तर पे। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला था कि भारत का सिंधु जल समझौता होता पाकिस्तान के साथ, जम्मू कश्मीर से 6 नदियां बहती हैं, उसमें ऊपर की 3 नदी सिंधु, झेलम, चिनाब, उसके नीचे रावी, ब्यास, सतलज। तो ऊपर की 3 नदियां जो बहती हैं उसका 80% पानी पाकिस्तान को जाता है, 20% पानी भारत यूज करता है। ठीक है, और उसके बाद जो नीचे की 3 नदियां हैं उसका 80% पानी भारत यूज करता है और 20% पानी पाकिस्तान जाता है। तो भारत ने कहा कि हमारे यहाँ से जाने वाला पानी जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत को सिंचित करता है, वहां की लगभग 25% आबादी उसी पानी के स्रोत पर निर्भर है जिससे वो खेती करती है और एग्रीकल्चर, और वहां के जीडीपी में उस पंजाब प्रांत का भी लगभग 27 से 28% का योगदान है। उन्होंने कहा कि सबसे पहले इसको हम आर्थिक रूप से मारेंगे। भारत ने पानी बंद कर दिया, अभी फसल की सीजन है, उनके तो यहाँ फसल होगी नहीं। ठीक है, तो भूखे मरेंगे, वैसे भी आटा उनके यहाँ होता नहीं है। ठीक है, भारत ने सबसे पहले पानी बंद किया। पानी का क्या मैटर था? पानी का यह मैटर था कि जब भी भारत जितनी मात्रा में पानी छोड़ेगा उसकी सूचना पाकिस्तान को देगा, जब भी पानी की मात्रा कम करेगा उसकी सूचना पाकिस्तान को देगा। अब भारत सरकार ने इस सूचना का आदान प्रदान करना बंद कर दिया, तो वहां पे क्या घटनाएं होंगी? जब हमारा मन कहेगा हम पानी देंगे, जब हमारा मन कहेगा पानी हम नहीं देंगे, सामने वाले को पता नहीं चलेगा कब कितना पानी आ रहा है, जिससे कभी वहां सूखे की स्थिति या कभी वहां पे बाढ़ की स्थिति नजर आएगी। और भारत में बहुत सारे डैम और प्रोजेक्ट चल रहे थे, या अपन विद्युत उत्पादन के लिए भी डैम बनाए हुए थे। भारत ने उसका उपयोग वहां पे किया और उन चीजों को रोका। ठीक है, इसके बाद भारत ने सार्क देश के माध्यम से जो भारत में वीजा पर थे उनको पर्सोना नॉन ग्रांटा के तहत उनको निरस्त कर दिया कि आप लोग अपने अपने देश निकल जाइए। और यहाँ तक कि भारत के एम्बेसी में जितने भी पाक अधिकारी थे उनको कहा कि आप लोग देश छोड़ दीजिए, और वहां की एम्बेसी में भारत के जितने इन्वॉल्व थे उनको अपने यहाँ बुला लिया गया। ठीक है, भारत पर मेडिकल ग्राउंड पर जितने भी लोग इलाज कराने आए थे उनको कहा कि आप भारत देश छोड़कर चले जाइए। साथ ही भारत के सभी राज्यों में ये सूचना प्रसारित कर दी गई कि यहाँ पर जितने भी नागरिक रह रहे हैं वीजा के तौर पर या किसी भी तरीके से, तत्काल वहां की सरकार उनको चिन्हित करे और उनको उनके घर की तरफ भेज दे। और लगभग सरकारों ने ऐसा किया भी, लोगों को खोजना शुरू किया, उनको इकट्ठा किया और लेकर चले गए। लेकिन भारत के विभिन्न राज्यों में बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे हैदराबाद हो गया, पटना का क्षेत्र हो गया, और बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां पर पुरुष हैं और महिलाएं उनकी पाकिस्तानी है, वो यहाँ पे आई,
शादी कर ली, 20 साल से, 25 साल से, 35 साल से यहीं पे रह रही हैं, उनके बच्चे हैं, हस्बैंड यहीं पे है। अब उनको हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। ये सब सारे घटनाक्रम इस तरीके से हुआ। उसके बाद भारत को तो पता है कि अटैक कैसे करना, कहाँ करना। भारत तो अटैक कर देगा, लेकिन उसके बाद जो सेकंड स्टेप उठेगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि किसी ने डिमांड किया हम तुरंत अटैक कर दें, उसके बाद क्या होगा, फ्लीट हमारी कहाँ पे है, कॉन्वॉय हमारी कहाँ पे, बहुत सारी चीजें होती है रणनीतिक स्तर पे। युद्ध के मामले में हम जब भी किसी से युद्ध करते हैं तो अपने पास सारे हथियार, साजो सामान को इकट्ठा कर ले, अच्छे से व्यवस्थित हो जाए, एक रणनीति बनाए, उस आधार पे हम युद्ध करते हैं। इसके पहले जब पुलवामा अटैक हुआ था, भारत सरकार ने लगभग 12 दिनों के अंदर एयर स्ट्राइक करके अपने सैनिकों के बलिदान का बदला ले लिया था। उसी प्रकार भारत ने इस बार 22 अप्रैल से लेकर 7 मई के बीच में 15 दिन का समय होता है, भारत ने इस बार 15 दिन में ले लिया बदला, और इस बदले का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब घटनाक्रम थोड़ा आगे बढ़ता है। रसिया ने भी बोला भारत के ऊपर आतंकी हमला हुआ है, भारत उसका बदला लेने का हकदार है। अमेरिका ने, विभिन्न देशों ने भारत को सपोर्ट किया, और भारत ने थोड़ा सा समय लिया, अपनी मिलिट्री को, अपने एयरफोर्स को, अपने नेवी को, सबको अच्छी तरह से डिप्लॉय किया, और बंगाल की खाड़ी में तो नहीं, लेकिन अरब सागर में आईएनएस विक्रांत को लगाया, फ्लीट को लगाया, क्योंकि उनका जो कराची बंदरगाह है वहां से चीजों को मैनेज कर सके। अगर बहुत ज्यादा पाकिस्तान कुछ करे या कहीं से नेवल सपोर्ट लेना चाहे तो बंगा अरब, आप मानचित्र देख लीजिए, भारत का मानचित्र इस तरीके से जब हम बनाएंगे तो ये आपका बंगाल, अरब सागर है, और यहाँ पे पाकिस्तान है इधर। ठीक है, और हमने यहाँ पे आईएनएस विक्रांत ले जाके खड़ा कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे इसको ब्लॉक कर दिया। अब टर्की या कोई ऐसा देश जो पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहे जाएगा तो हमारे नेवल बेस से होकर जाना पड़ेगा। इस तरीके से जल सेना के माध्यम से इनको किया। उसके बाद हमने कश्मीर में हाई अलर्ट रखा, राजस्थान के बॉर्डर पे हाई अलर्ट रखा एयरफोर्स को, और स्थल एक रफली मैप बना देता हूं, और यहाँ पर भारतीय थल सेना को, आर्मी को डिप्लॉय किया, और अच्छे से इनके ऊपर निगाह बना के रखी। अब भारत ने इस बीच में क्या किया, क्योंकि हम जब भी कुछ करने जाएंगे तो हमें विश्व में जो भी दादा या बड़े देश हैं, जिनकी इकोनॉमी अच्छी है, जिनकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, जिनकी सेनाएं अच्छी, हमको उनका समर्थन चाहिए, वो भी मूक समर्थन चाहिए। हम कुछ भी करें तो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर किसी भी प्रकार की आवाज नहीं उठनी चाहिए। भारत और ब्रिटेन के मध्य ट्रेड एग्रीमेंट ऋषि सुनक के समय से नहीं हो रहा था, भारत ने चुपके से उसको भी साइन कर दिया कि हम कुछ भी करेंगे तुमको बोलना नहीं है। ब्रिटेन और अमेरिका को बोला हम तुम्हारे साथ बिना टैरिफ के भी व्यापार करेंगे, ना हम टैरिफ लगाएंगे ना आप टैरिफ लगाइएगा, लेकिन आप एकदम चुप रहिएगा अंकल साइन। उसके बाद अमेरिका भी चुप हो गया, और फ्रांस से हमने राफेल लिया ही था। इसके बाद हमने नेवी के लिए एम एम राफेल ली, उसकी एक पूरी फ्लीट आई, एयर कैरियर पे लगेगी, और वो भी बढ़िया से लॉन्च करके हथियार के साथ देगा। ठीक है, हमने फ्रांस को अपने हिसाब से कर लिया, रूस हमारा परम मित्र है ही सन 71 की जंग से। इस तरीके से हमने दुनिया के समीकरण को 15 दिन के अंदर अपने अंदर साझा किया। अब युद्ध की परिस्थिति आई, भारत थल से अटैक करेगा कि वायु से अटैक करेगा कि जल से अटैक करेगा, ये परिस्थिति आई। अब बीच में तुर्की ने क्या किया, एक जहाज भर के भेज दिया पाकिस्तान, और उसके बाद उसने सफाई दी कि हमने किसी भी प्रकार का कोई भी आयुध सामान या युद्ध से संबंधित सामग्री हमने पाकिस्तान को नहीं दी, जबकि भारत ने पूछा भी नहीं था, और बोला कि हम खाली युद्ध अभ्यास करने आए हैं और युद्ध अभ्यास करके लौट जाएंगे। ये है भारत की वर्तमान परिस्थिति में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छवि। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब वो दिन आ जाता है, भारत ने अपने आप को राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, शक्ति के रूप में, संसाधन के रूप में मजबूत कर लिया चारों स्तर पर। अब युद्ध करने का मतलब ये नहीं कि हम तुरंत जाएं युद्ध कर ले, नहीं। भारत ने सेना को पूरी खुली छोड़ दी, जगह, समय और टाइम, और किस हथियार का उपयोग करोगे ये सेना डिसाइड करेगी, हम और आप डिसाइड करने वाले कोई नहीं होते। भारत सरकार ने छोड़ दिया। अब उसके बाद, अब जैसे कि मान लो पाकिस्तान पे हमने अटैक किया, ठीक, पाकिस्तान उसी पे शांत हो जाएगा तो चलो मामला ठीक है।
भाई तुमने किया था, हमने कर दिया। लेकिन पाकिस्तान फिर रिटेलिएट करता है, कुछ ऐसी हरकत करता है और फुल फ्लेज्ड वार हो जाए और एक युद्ध के रूप में बढ़ जाए, तो उससे भी निपटने के लिए भारत सरकार को तैयारी की जरूरत थी। तो भारत सरकार ने अपना समय लिया और तैयारी की। उसके बाद भारत के जहाज भारत से उड़े, पाकिस्तान में गए। आप ये देख रहे हैं, इसको बोलते हैं पीओके, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। अब तक हमने जितना हमला किया था पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में किया था। इधर है आपका पाकिस्तान, ये है आपका पाकिस्तान, ये है पीओके यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। कश्मीर के लोग इसे बोलते हैं आजाद कश्मीर, भारत बोलता है पाक अधिकृत कश्मीर, और पाकिस्तान वाले इसे बोलते हैं आजाद कश्मीर। ठीक है, यानी कि भारत इसे अपने, सॉरी, पाकिस्तान इसे अपना देश या अपना क्षेत्र नहीं मानता, बोलता है ये लोग आजाद है। क्योंकि अगर पाकिस्तान वाले ये दिखा देंगे कि इस पर मेरा कब्जा है, तो भारत आक्रमण करके ले लेगा। लेकिन वो ये नहीं दिखाते कि इस पर मेरा कब्जा, बोलते यहाँ के लोग आजाद है, यहाँ का अपना झंडा, यहाँ का अपना पीएम, सब कुछ अपना। तो भाई जब कोई एक देश है तो कोई देश पे आक्रमण कर नहीं सकता। तो और जितने भी इनके टेरर कैंप या फंडिंग जो भी चीजें होती हैं या जो भी चीजें करते हैं, वो सब यहीं पर करते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहावलपुर है पाकिस्तान क्षेत्र में। तो आज तक हमारी जो भी कार्रवाई हुई है ये पीओके में हुई है, क्योंकि सघन जंगल वाला क्षेत्र है, तो कैंप वगैरह लगा के ट्रेनिंग वगैरह ये लोग यहाँ पर देते हैं। तो भारत ने टारगेट फिक्स किया, भारत की थल सेना और भारत की वायुसेना मिली और पाकिस्तान के दोस्तों 9 ठिकानों पर 90+ आतंकी मारे, जिसमें 3 आतंकी संगठन थे, लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, जैश ए मोहम्मद और हिजबुल। उन्होंने क्या किया, सीधे मदरसों को टारगेट किया और पिन पॉइंट एकदम बम गिराया और सीधे मार के तहस नहस कर दिया। उसमें 2 प्रकार के बम का उपयोग किया गया, एक स्काइप मिसाइल और एक हमर बम। स्काइप मिसाइल का काम ऐसा है कि जब भी वो जाती है तो उसमें 2 फेज होता है। वो क्या करती है कि सीधे जाके नहीं फटती, पहले जाती है, तो आपने जब वीडियो आया होगा देखा होगा, छत में छेद हो गया है तो आगे उसके ग्लाइडर लगा होता है, वो उससे तोड़ती है, फिर अंदर घुसती है, जहां टारगेट होता है फिर वहां जाके ब्लास्ट होती है, इसलिए कुछ भी नहीं बचता। ये टेक्निक इस्तेमाल करता है आपका इसराइल। क्या करता है, जैसे हमास के केस में क्या था कि जमीन के अंदर सुरंग बना के रह रहे हैं, अब इसराइल को इसकी जानकारी होगी, मान लो इसराइल को बम मारेगा तो ऊपर जाके फट जाएगा, तो जमीन के नीचे जो है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये पहले क्या करेगी, अंदर पहले जाएगी, जमीन से टकराएगी और ऐसे ऐसे नाचेगी, तो मतलब पूरा गड्ढा खुद जाएगा, टारगेट तक जाएगी, उसके बाद फटेगी तो उनको लेके मर जाएगी। भारत ने इस तरीके से आतंकी हमला किया, सॉरी, भारत ने आतंकी हमला नहीं किया, भारत ने आतंकियों के ठिकानों पर हमला किया, 9 ठिकानों पर, और उनको पूर्ण रूप से निस्तोनाबूद कर दिया। यानी कि आतंक की फैक्ट्री जहां से बनती थी वहां पर हमला किया, और भारत ने पहली बार पाकिस्तान में घुस के हमला किया। ठीक है, और जो हमने हमला किया उसका रेंज लगभग 100 किलोमीटर था, लेकिन हमारे पास जो मिसाइलें लगभग जिससे वार किया था वो लगभग 500 साढ़े 500 किलोमीटर तक जा सकती है। ठीक है, अब भारत ने उसके बाद ये हमला किया, भारत ने 7 मई को रात में, सुबह होने वाला था लगभग 1:30 पे, और 25 मिनट पूरा ऑपरेशन चला। ठीक है, 25 मिनट के बाद सुबह 10 बजे सेना की ब्रीफिंग हुई, उसमें 2 महिला, एक जात की अगर बात की जाए ये तो ठीक नहीं है, लेकिन एक मुस्लिम महिला और एक सिख महिला ने बदला लिया। उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग की, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी ली, बताया कि ऐसे ऐसे हमने ये चीजें की हैं, और उस ऑपरेशन का नाम पूरा ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर नाम इसलिए रखा गया क्योंकि उन्होंने भारत में घुसकर भारत के पुरुषों को मारकर महिलाओं के माथे का सिंदूर उजाड़ा था। तो भारतीय महिलाएं जो भारत देश के लिए समर्पित है, सेना में है, भारत के लिए तन मन धन और प्राण निछावर कर रही है, उन्होंने उस सिंदूर मिटाने वाले को पूर्ण रूप से परिवार समेत मिटा दिया। और जो अपने आप को बड़ा खलीफा समझता है, बड़ा आतंकवादी समझता है, उसके परिवार के 10 से 14 सदस्यों को समाप्त कर दिया। उसने एक नोट भी डाला था कि भारत ने मेरे परिवार को मार दिया, मैं ही बचा हूं, मुझे मार दो, साले तुम्हारा भी नंबर आएगा, घबरा काहे रहे हो, तुम्हारा भी नंबर आएगा, रुके रहो।
अब उसके बाद पाकिस्तान मीडिया में अपने आप को बचाने के लिए फेक नैरेटिव कहने लगे, जैसे कि पाकिस्तान की मीडिया या वहां के लोग बोले कि हमने भारत के 3 राफेल मार गिराए, 2 फाइटर जेट मार गिराए। ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग अपने लोगों को ढाढ़स बंधाने के लिए, अपने लोगों का मोटिवेशन हाई करने के लिए इस तरीके की चीजें कर रहे थे। भारत के किसी भी व्यक्ति को, भारत के किसी भी सैनिक को और भारत के किसी भी युद्धक विमान को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं हुई। भारत के पास तो आईसीबीएम, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक जैसी मिसाइलें हैं। हम चाहे तो सीधे मारे और हम चाहे तो इस तरीके से मारे, और मारेंगे तो ऐसा मारेंगे कि सीधे जाएगा। जो टारगेट है, टारगेट उससे 1 मीटर इधर या 1 मीटर इधर, इससे ज्यादा तो डिसएग्रीमेंट हो ही नहीं सकता। एकदम पिन पॉइंट अटैक होगा, तुम बचोगे नहीं, तुम जहां भी रहोगे पूर्णतः समाप्त हो जाओगे। ये आज का भारत है। ठीक है। विश्व की रैंकिंग जब होती है सेना, चाहे थल चाहे जल चाहे वायु की, तो हम चौथे नंबर पर आते हैं या 5वें नंबर पर संपूर्ण सेना की बात होती है तो अमेरिका, रूस, चीन और के बाद भारत चौथे नंबर पर आता है। अर्थ शक्ति के हिसाब से अगर हम बात करें तो भी भारत 5वें नंबर पर चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने वाला है। अगर क्रय शक्ति क्षमता यानी मार्केट के रूप में किसी चीज को हमें खरीदना है तो उसमें हम तीसरे नंबर पर पूरे विश्व में आते हैं। ठीक है। अगर तुमसे मेरी, हम तो तुमसे तुलना कर ही नहीं सकते पाकिस्तान, हम तुम हमारे आस पास भी नहीं हो। हमको तो तुलना अपने बड़े लोगों से करना है और उस जैसा बनना है। इस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और पाकिस्तान को समाप्त कर दिया। पाकिस्तान ने फेक नैरेटिव गढ़ा अपने लोगों को मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने जो भी चीजें झूठ बोली है वो मीडिया में आ ही जाएगा। और फिर उसके बाद जब भारत ने इस तरीके से चीजें की तो विभिन्न देशों ने भारत को बधाइयां दी। अमेरिका ने कहा कि पाकिस्तान से कि आप के द्वारा गलत किया गया था और भारत का ये हक था, भारत ने अपना हक लड़कर लिया। अब अन्य किसी तरीके से भी कोई चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है। ये सब चीजें मीडिया में चल रही थी और मोदी जी ने कहा था कि हम 7 तारीख को मॉक ड्रिल करेंगे। सोचने वाली बात है। तो पाकिस्तान सोचा था कि यहाँ के लोग जब मॉक ड्रिल करेंगे, ब्लैकआउट करेंगे, यानी कि एक ऐसी चीज कि युद्ध या आपात की स्थिति में जब देश होता है तो हर आदमी को इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि आपदा से बचाव की स्थिति में हमें क्या क्या करना है। हर एक भारतीय नागरिक को ये जानना चाहिए। आपदा के अवसर में हमें उस तरीके से करना चाहिए, लोगों की मदद करनी चाहिए जिससे कम से कम जन धन और लोगों की हानि हो। ठीक है। तो भारत सरकार ने कहा कि 7 तारीख को हम मॉक ड्रिल शाम को करेंगे। भारत के विभिन्न राज्यों के विभिन्न जिलों को सूचित कर दिया गया। वहां के प्रशासनिक व्यवस्था, विद्यालय, पुलिस के माध्यम से मॉक ड्रिल कराया जाएगा। तो पाकिस्तान ने सोचा था कि 7 तारीख के बाद ही होगा, लेकिन भाई मोदी जी तो मोदी जी हैं। उन्होंने एक दिन पहले रात में ही धप्पा बोल दिया और पाकिस्तान ऐसे बैठ गया, कहानी खत्म हो गई पाकिस्तान की। ठीक है। तो मोदी जी हैं, मोदी जी कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता। मैं भी देश प्रेम, देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत हूँ और मैं जितना खुश हुआ उतना खुश कोई नहीं होगा। मैं रात में 3 बजे उठ के वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग, मेरे रहा नहीं गया, मैं सोचा था कल दिन में बनाऊंगा, लेकिन ये सारे घटनाक्रमों को देखते हुए नींद नहीं आई और सोचा नहीं भाई वीडियो तो आज ही बनेगा। और मैं सोचा था जब भारत कार्रवाई कर लेगा मैं तभी वीडियो बनाऊंगा। भारत ने कार्रवाई की, पूरे मैटर पे संपूर्ण वीडियो बना लिया। अब इसके बाद 7 तारीख की शाम को सब लोगों ने मॉक ड्रिल वगैरह किया और कुछ घटनाएं और देखने को मिली है। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में एक पुंछ सेक्टर पड़ता है, वहां से पाकिस्तानी सेना ने गोलीबारी की। एक सिख भाई, उनका गुरुद्वारा होता है, उस पर कुछ गोलीबारी की गई, कुछ दुकान, उसमें लगभग 5 सिख मारे गए और कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग भी मारे गए हैं। ये पाकिस्तानी सेना का सीधे सीधे भारत के निर्दोष व्यक्तियों पर हमला है और हो सकता है भारत सरकार इसको फुल फ्लेज वार मान ले और इसके संदर्भ में कोई कड़ी कार्रवाई करे। पाकिस्तान सुधर जाओ। ठीक है। हमने तुम्हारे सैनिकों पर हमला नहीं किया, हमने तुम्हारे जनमानस पर हमला नहीं किया, हमने तुम्हारे क्षेत्र में पल रहे सिर्फ आतंकी ठिकानों को हमला किया है और सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया है। ठीक है। तुम भारतीय निर्दोष के ऊपर गोली नहीं चलाओ, नहीं तो भारतीय सेना, ठीक है, इस बार घुस जाएगी तो पूरा पीओके ले लेगी और तुमको तो तहस नहस करके बर्बाद कर देगी। ठीक है। अब ये तो हो गया भारत पाकिस्तान के बीच जो भी था, सारे घटनाक्रम को मैंने बता दिया। लेकिन क्या हो सकता है भविष्य में और क्या चीजें हैं वो भी आइए थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। जैसे भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पाकिस्तान स्थित है। पाकिस्तान स्वयं गृह युद्ध की स्थिति में है, जैसे बलूच लिबरेशन आर्मी जिसको बोलते हैं बीएलए।
ठीक है, पहले बलूचिस्तान ने बोला था 1947 में कि भाई हम स्वतंत्र रहेंगे, हम किसी के साथ नहीं रहेंगे, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने बलूचिस्तान को जाके अपने में मिला लिया जबरदस्ती, और वहां के लोगों के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार करते हैं। वहां से निकलने वाले मिनरल्स, ऑयल, जो भी चीजें हैं उसको लेकर बेचते हैं, खरीदते हैं, व्यापार करते हैं, लेकिन वहां के लोगों के लिए जो आम जनजीवन की उपयोगी वस्तुएं हैं उसकी भी पूर्ति नहीं करते हैं। और वहां के लोगों में कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जिसके घर से एक दो व्यक्ति पाकिस्तान की सेना के द्वारा मारा नहीं गया होगा। तो इसलिए बीएलए वालों ने इनकी ट्रेन हाईजैक कर ली थी, आप लोगों ने देखा होगा, और रोज इनके 150 सैनिकों को मार रहे हैं। तो एक फ्रंट ये हो गया जिसको लड़ना है पाकिस्तान को, और यहाँ तक कि अफगानिस्तान से भी पाकिस्तान का इस समय भी चल रहा है। इराक में भी एक फिदायीन हमला पाकिस्तान के द्वारा किया गया था, ईरान भी इनके खिलाफ है। और उसके बाद खैबर पख्तून क्षेत्र भी इनके लिए खुला है। लगभग पाकिस्तान खुद गृह युद्ध की स्थिति में है। अगर भारत ने छोटा सा भी ट्रिगर दबा दिया तो पाकिस्तान कम से कम 4 से 5 खंड में टूट जाएगा, और पाकिस्तान पाकिस्तान रह ही नहीं जाएगा। और इधर भारत के पूरब में बंगाल खाड़ी में यहाँ पर एक देश है बांग्लादेश, जो मेरा पोता है, हमारा और आपका। इसको हम ही आपने पाकिस्तान से आजादी दिलाई थी। यहाँ का जब शेख मुजीबुर रहमान, जो भारत के समर्थन से एक नया देश बांग्लादेश बना, और ये यहाँ के पीएम बने थे, और पीएम बने, और यहाँ पे अभी फिलहाल में राष्ट्रपति शासन है। और यहाँ के जो चीफ एडवाइजर नियुक्त किए गए यूनुस खान नियुक्त किए गए हैं, वो आजकल चाइना की गोद में बैठे हैं। जब चाइना की यात्रा पर थे तो इन्होंने बोला था कि ये पूरा जो हमारा नॉर्थ ईस्ट है वो समुद्र तट से टच ही नहीं होता है, और इन्होंने अपने आप को बोला था कि हम नॉर्थ ईस्ट के गार्जियन हैं, इसकी नजर है चिकन नेक पर। और चाइना भी इसको उसका रहा है, लेकिन इसको ये नहीं मालूम है कि बेटा जहां तुम स्थित हो, ये जहां पे स्थित है, इसकी परिस्थिति जो है, भारत चाह लेगा तो खाली त्रिपुरा से 26 किलोमीटर या आसाम से थोड़ा सा नीचे आना है, कुक्स बंदरगाह तो भारत कब्जा कर लेगा ना आधे घंटे की सैनिक कार्रवाई में। भारत का नॉर्थ ईस्ट समुद्र तट से टच हो जाएगा, भारत अपना नेवल बेस बना लेगा ना, तो जीवन तुम्हारा बर्बाद कर देगा। अभी इसको समझ में नहीं आ रहा है। ये सोच रहा था जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध होगा तो हम एक फ्रंट यहाँ से खोलेंगे और इसको परेशान करेंगे। चाइना सोच रहा है हम एक फ्रंट यहाँ से खोलेंगे और इसको परेशान करेंगे, लेकिन चाइना को ये नहीं मालूम है कि हिमालय की ऊंचाई जितनी है उसके ऊपर जब फाइटर जेट को उड़ना होता है तो उसके लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और उस लेवल पे ऑक्सीजन यहाँ मिल नहीं पाएगी, और चाइना के फाइटर जेट यहाँ पे युद्ध नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी चाइना में वन पॉलिसी होने की वजह से हर व्यक्ति के एक ही बच्चा है, और जब एक ही बच्चा है तो वो युद्ध में शहीद होने नहीं आएंगे। भारतीयों जैसा जिगर किसी के पास नहीं है। आरआर या 4 रेजिमेंट या 6 रेजिमेंट ले जाके खड़ा कर दिया जाएगा ना, दो चाइनीज पीछे दबा के मसल देंगे, कहानी खत्म हो जाएगा। हम खाली फट्टे और डंडे से तुमको 150-200 लोग निपटा दिए थे, अमेरिका ने सैटेलाइट से बताया था। तो खैर पाक चाइना ये गलती नहीं करेगा, अभी इसका होश ठिकाने लगाना है। और गलती से भी पाकिस्तान ने कोई एक गलती कर दी, मान के चलिए पीओके पूरा भारत में शामिल हो जाएगा। पाकिस्तान हमको नहीं चाहिए, क्योंकि पहले भूखे नंगे सारे वहां बैठे हैं। और रही पाकिस्तान की बात, भारत बलूचिस्तान को अलग कर देगा। कुछ हिस्से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर एरिया का इशू है, भारत बोलेगा भाई ऐसा है तुम इस पर कब्जा कर लो। पंजाब भी अलग हो जाएगा, खैबर पख्तून अपना अलग हो जाएगा, इनकी कहानी खत्म। ठीक है दोस्तों, इस ये तो रहा पूरा घटनाक्रम। इस तरीके की जो भी घटनाएं घटेंगी या जो भी चीजें जानकारी होंगी वो मैं एक वीडियो बना के चीजें आपके सामने लाऊंगा। अभी ये मेरे लिए नया है, मैं धीरे धीरे कोशिश करूंगा कि इन चीजों में सुधार हो, फैक्ट वगैरह ज्यादा आए दोस्तों। ठीक है, अगर मेरे द्वारा की गई मेहनत और जानकारी आपको अच्छी लगी हो, थोड़ा सा भी सही लगी हो, तो कृपया मुझे मोटिवेशन प्रदान करने के लिए, मेरा हौसला बढ़ाने के लिए चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और साथियों से सब्सक्राइब कराएं। इस तरह की करंट घटना से संबंधित न्यूज आपके सामने आती रहेगी। ठीक है दोस्तों, और एक जरूरी सूचना, सेना ने एडवाइजरी जारी की है कि आपके द्वारा सैनिक गतिविधियों की कोई भी ऐसी फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर नहीं अपलोड करनी है जो हमारे विरोधी यानी कि पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर वायरल हो और उनको उससे फायदा मिले और भारत की गुप्त गतिविधियों को वो देखें और एज्यूम कर सके कि क्या करना है। तो आप सब इन सभी चीजों से बचे। इस तरीके की कोई भी पोस्ट वीडियो सोशल मीडिया पे आप शेयर न करें। किसी भी घटना की सत्यता की जब तक जांच न कर लें आप, तब तक उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट
ना करें। ठीक है दोस्तों, अपने से छोटों को प्यार करें, बड़ों का सम्मान करें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार विकसित करें कि महिलाएं समाज में सुरक्षित, सम्मानित और सहज महसूस करें। भारतीय सेना की जय, जय हिंद की सेना, प्रधानमंत्री मोदी की जय, भारत माता की जय, जय बिहार, जय उत्तर प्रदेश, जय श्री राम, राम राम। कृपया वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें।